morning everyone. Ashish Kumar this side. So today we are going to discuss about a topic of the home science paper 2, food product development. So how many of you are aware about the term new product development? ऑलराइट, तो हम नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्यों करते हैं? इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं या नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं. सबसे पहला तो हो गया क्या, टू फुलफिल कस्टमर्स डिमांड. ठीक है, to bring some innovative product so that we can compete the pre-existing products. To increase the share in the market. To increase the availability of product. Of product in off season. ऑलराइट, सो हम नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्यों करते हैं? सबसे पहले तो हम हमारी जो कस्टमर की डिमांड है उसको फुलफिल करना चाहते हैं. लाइक जो कस्टमर है, कस्टमर क्या चाहता है कि हमें अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिले जिससे हमारे अलग अलग टेस्ट, फ्लेवर और अलग अलग न्यूट्रिटिव वैल्यू कंपोनेंट्स के साथ हमें प्रोडक्ट मिले जिसको हम कंज्यूम करके अच्छी हमारे जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो ले सकें. लाइक एग्जांपल लेते हैं नेस्ले. ठीक है, जो नेस्ले कंपनी है वो एक डेयरी कंपनी है. उसके डेयरी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे मिल्क है, चीज़, पनीर, डेजर्ट्स और चॉकलेट्स. सो अगर नेस्ले को दूसरी फूड इंडस्ट्रीज वेरका या वीटा से compete करना है तो उसको अपना प्रोडक्ट मार्केट में अच्छी क्वालिटी के साथ लॉन्च करना पड़ेगा. अब नेस्ले है, अगर नेस्ले के पास एक ही टाइप के प्रोडक्ट हो तो वो मार्केट में compete नहीं कर पाएगी. इसलिए जो नेस्ले है उसने अपने अलग अलग एरिया में अलग अलग प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं. ऑलराइट, तो उसने क्या किया कि उसने R&D करके कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाए, जैसे जो है नेस्ले का लैक्टोज इंटॉलरेंस मिल्क. ठीक है, लैक्टोज इंटॉलरेंस एक ऐसी डिजीज होती है जिसमें लैक्टेज एंजाइम नहीं होता. जो जिसको लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है तो वो लैक्टेज एंजाइम की एब्सेंस होने की वजह से लैक्टोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है. इसलिए जो
नेस्ले है, नेस्ले ने R&D करके एक नया इनोवेटिव प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया, लैक्टोज इंटॉलरेंस मिल्क, जो कि जिनको लैक्टोज की इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम है वो भी इस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर सके। इसलिए उसने एक नया मार्केट प्रोडक्ट, नया इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च किया, जिससे हमारा जो प्री एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसके साथ वो compete कर सके। ऑलराइट, तो तीसरा रीज़न क्या होता है कि हम नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट लॉन्च करते हैं, उसके जो हमारी इंडस्ट्रीज होती है कि वो अपना मार्केट में अपना दबदबा बनाए रखें, अपनी जो उसका शेयर है मार्केट में वो ग्रो कर सके। इसलिए भी हम टाइम टू टाइम नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट, नया प्रोडक्ट लॉन्च करते रहते हैं। फिर फोर्थ रीज़न आता है कि हम अपना प्रोडक्ट को अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, जिससे जो हमारा प्रोडक्ट होता है कि जो अगर ऑफ सीजन्स में होता है उसमें भी प्रोडक्ट मिल जाए। ठीक है, दीज आर द रीजंस हम नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं। अब आता है क्वेश्चन, व्हाई डू वी डू द प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ये हो गया, दीज आर द रीजंस I described earlier. What is the process of new product development? Alright, so जो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है वो एक सिस्टमेटिक और एक साइंटिफिक अप्रोच होती है। जब भी हम कोई नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं, it's not like that we are going to launch a new product in the market and by just closing our eyes we will develop our new product. So उसके लिए हमारे पास क्या होता है, एक स्ट्रेटेजी होना बहुत ज़रूरी होता है। स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, मैनेजमेंट का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, इफ लाइक वन पर्सन इज देयर, हरित, तो हरित एक इंडस्ट्री को ओन करता है और हरित को एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है। तो हरित ऐसा नहीं कि मतलब कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर देगा और वो मार्केट में सस्टेन हो जाएगा। तो मार्केट में प्रोडक्ट की सस्टेनेबिलिटी के लिए उसे एक साइंटिफिक और सिस्टमेटिक अप्रोच से गुजरना पड़ेगा। ऑलराइट, तो लेट्स डिस्कस द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। लाइक जब भी हम कोई नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास उस प्रोडक्ट से रिलेटेड एक आइडिया होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, कि हम ये डिसाइड कर पाए कि हमें किस आइडिया पे अपना नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना है। जैसे सबसे पहले हमारा आइडिया जनरेशन हो गया। आइडिया जनरेशन होने के बाद लाइक हरित रिसर्च करना चाह रहा है। ठीक है, अब हरित के पास डाइवर्सिटीज ऑफ आइडिया है। ठीक है, मान लो हरित डेयरी में भी रिसर्च कर सकता है, मीट इंडस्ट्री में भी कर सकता है, ऑयल में भी कर सकता है, पेट्रोकेमिकल में भी अलग अलग हो गया कि उसको एक नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहा है, तो उसके पास वैरायटी ऑफ आइडिया है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हरित कि वो सारे जो उसके आइडियाज़ हैं वो सारे अपने आइडिया पे एक नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर सके।
क्योंकि जो नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, वो एक हेक्टिक, एक टाइम कंज्यूमिंग और एक फाइनेंशियल नीड्स होती है। इसलिए हम सारे आइडिया पे काम नहीं कर सकते, हमें अपना बेस्ट जो पॉसिबल आइडिया होता है उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। फर्स्ट, आइडिया जनरेशन। ऑलराइट, सो हरित ने क्या किया, अपनी टीम के साथ डिस्कशन करके हरित ने क्या किया कि मैं एक बेकरी के फील्ड में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता हूं जो मार्केट में अवेलेबल ना हो। ऑलराइट, सो हरित ने क्या किया कि वो ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करेगा जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, चीप या फिर प्राइस लेस हो, क्योंकि अगर उसका प्रोडक्ट मार्केट में ज़्यादा बिकेगा ही नहीं तो उसके लिए जो फाइनेंशियल है वो कवर करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उसको प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो ऐसे प्राइस रखना पड़ेगा कि वो जो सारा जो उसका कस्टमर्स है उसको इजीली ले सके। ठीक है, तो अब हरित ने क्या किया कि इसने एक कुकीज़ बनानी है। राइट, जैसे इसने हरित ने एक कुकी बनानी है तो उसके पास आइडिया है कि वो डिफरेंट टाइप की कुकीज़ बना सकता है, डिफरेंट शेप में, साइज में, कलर में, फ्लेवर में। जितना हमारे न्यू प्रोडक्ट में डाइवर्सिटी होगी साइज, शेप, कलर की, उतना हमारा प्रोडक्ट मार्केट को इजीली रीच कर पाएगा। अब हरित के पास आइडिया है कि वो कुकी बनाएगा, तो उसको ऐसा कुकी बनाना जिसका न्यूट्रिशनल वैल्यू भी अच्छा हो, सेकेंड थिंग इज हेल्थ बेनिफिट भी हो, और प्राइस उसका so that product can easily capture market। सो न्यूट्रिशनल वैल्यू, लाइक जो हरित जो कुकी बना रहा है वो जो हाई डाइटरी फाइबर कुकीज होती है, जो कि हमारे जिसको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होती है या फिर जिसको शुगर की बीमारी होती है वो भी उसको इजीली कंज्यूम कर सके, जिससे उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बढ़ जाए और उसका जो है बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज हो जाए। तो हरित जो है वो हाई डाइटरी फाइबर एंड रिच कुकी बनाएगा। ठीक है, उसमें वो क्या करेगा कि जो कलर है कुकी का वो आर्टिफिशियल कलरेंट को छोड़ के नेचुरल कलर यूज करेगा, और उसमें शुगर की जगह वो हनी को एज ए प्रिजर्वेटिव और एज ए टेस्ट एनहेंसर करेगा। तो उसके पास आइडिया हो गया कि हरित को एक कुकी बनानी है जिसके लिए ये क्राइटेरिया हो गया कि उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू पे काम करना है और उसका हेल्थ बेनिफिट्स भी होने चाहिए। तो हरित अपना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए मार्केट में रिसर्च करेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो उसके लिए उसको क्वालिटी टीम भी चाहिए, प्रोडक्शन टीम भी चाहिए, HR, फाइनेंस। तो ये सारी अपनी टीम के साथ एक रिसर्च करके एक हरित नया प्रोडक्ट बनाएगा। ऑलराइट, तो अब हरित के पास क्या है, आइडिया हो गया और आइडिया को उसने रेक्टिफाई भी कर लिया। ठीक है, उसके पास आइडिया हो गया, उसको आइडिया को उसने रेक्टिफाई कर लिया कि कौन सा आइडिया पे उसने प्रोडक्ट लॉन्च करना है। आइडिया उसके बाद फिर फिल्ट्रेशन हो गया और आइडिया की स्क्रीनिंग कर ली। फिर उसके बाद क्या है, वो कंसेप्ट टेस्टिंग करेगा।
like R&D team, quality team, production, market researchers, फाइनेंस, इन सब के साथ मिलके वो अपना कंसेप्ट की टेस्टिंग करेगा कि उसके जो प्रोडक्ट है उसमें क्या क्या क्वालिटीज रहनी चाहिए जिससे वो उसका प्रोडक्ट इजीली मार्केट को कैप्चर कर सके। वो अपने कंसेप्ट पे काम करेगा। ये होगा उसका थर्ड स्टेप। फिर बिजनेस मार्केट एनालिसिस होगा कि मार्केट में वो अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा है, तो मार्केट से वो एक क्वेश्चनर बना के या फिर सर्वे या फिर उससे सजेशन लेके कि वो किस टाइप का प्रोडक्ट बनाए कि एट द लास्ट उसका जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर्स को ही बाय करना है। तो वो कस्टमर से अपना एक रिव्यू लेगा कि मैं एक आई एम गोइंग टू लॉन्च ए प्रोडक्ट इन द मार्केट, वेदर इट इज़ अ कुकीज़, इट्स हैविंग मोर ऑफ द हेल्थ बेनिफिट्स एंड द पीपल्स हु आर हैविंग लाइक हेल्थ एलिमेंट्स दे कैन इजीली कंज्यूम इट। सो मार्केट से रिसर्च के बाद उसने क्या फाइंड आउट किया कि आई एम गोइंग टू लॉन्च ए प्रोडक्ट, वेदर हाउ फ्रीक्वेंटली और वेदर हाउ मच इन द क्वांटिटी यू विल बी एबल टू बाई इट। तो अगर उसका प्रोडक्ट में अगर उसके प्रोडक्ट को मार्केट एनालिसिस के बाद अगर उसका रिजल्ट्स या डाटा अच्छा कलेक्ट हुआ तो ही विल गो फॉर द प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अदरवाइज कस्टमर्स के जो रिव्यू होते हैं वो एक न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए एक बहुत ही मेन डाटा होता है। अगर कस्टमर्स के जो रिव्यू आते हैं वो अच्छे नहीं आते हैं तो नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना आसान नहीं होता है। उसके लिए उसको बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजरना होता है। जितने भी नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने के टाइम जितने भी हर्डल्स आते हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना पड़ता है। इसलिए जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है या न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है वो एक हेक्टिक और लॉन्ग प्रोसेस होती है। तो उसने सर्वे किया, जो उसकी क्वालिटी प्रोडक्शन टीम है या फिर जो उसकी मार्केट रिसर्चर टीम है वो मार्केट में रिसर्च करेगी। फिर उसके बाद पता चलेगा कि उसको किस किस क्वालिटीज़ के साथ या फिर जो कस्टमर की जो डिमांड है वो उसको कैसे फुलफिल करना है। फिर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सो फ्रॉम द रॉ मटेरियल he is going to produce a new product. That new product should be of good quality and it will be having the qualities whatever required by the like it may be the nutritional value, it may be the health benefits. तो उसको जो उसकी जो कस्टमर्स की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग उसको फुलफिल करना पड़ता है। ऑलराइट, so new product development, it's not like that you are producing a new product and you will make it in a large quantity. So if you will make it in a large quantity and customers did not get satisfied by eating your product, so it will be of no use. So it will be wastage of money and wastage of time also. So while preparing the new product development, we should kept few things in the mind that the production should be in the small quantity. So एक जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसको टेस्ट के लिए मार्केट में भेजा जाता है। जो मार्केट रिसर्चर्स होते हैं उसको टेस्ट के लिए भेजते हैं। वो प्रोडक्ट को हम अपने कस्टमर्स को देते हैं एज ए रिव्यू लेने के लिए कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में कितना अच्छा लगा है। तो जैसे उसका टेस्ट के रिजल्ट्स अच्छे आ जाएंगे तो हम अपने प्रोडक्ट को बड़े लार्ज स्केल पे कमर्शलाइजेशन लेवल पे अपने प्रोडक्ट को बना सकते हैं। ऑलराइट, लेट्स सपोज हल्दीराम इज देयर। तो हल्दीराम के पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे उसका आलू भुजिया है,
पंजाबी तड़का, पीनट मसाला, पंचरत्न, दीज आर द ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ हल्दीराम। अगर हल्दीराम टाइम टू टाइम अपने प्रोडक्ट अपने कस्टमर्स डिमांड के लिए अगर नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करती, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द हल्दीराम टू सस्टेन इन द मार्केट। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, टू compete the competitors we should bring a change for the customers satisfaction। तो जो हमारा मेन पर्पस क्या होता है कि हम जो हमारे कस्टमर्स हैं जो हमारे प्रोडक्ट को बाय करेंगे, जो उनका सेटिस्फेक्शन होना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए हम डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करेंगे और ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे जो हमारी मार्केट को इजीली कैप्चर कर सके। ये हो गया हमारा न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, उसका जो फ्लो चार्ट होता है उससे या फिर जो उसका प्रोसेस चार्ट होता है उससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप अपना जो फ्लो चार्ट है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, उसका अच्छे से याद कर लेना। Now we will discuss about another topic, that is the hazard analysis and critical control points। Hazard analysis and critical control points। तो हैजार्ड एनालिसिस और क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स क्या होता है? हैजार्ड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म हैजार्ड? हैजार्ड वो होते हैं जो कि हमारी किसी भी प्रोसेस को, जो हमारी प्रोसेस होती है उसमें मतलब रुकावट डाल देते हैं। ऑलराइट, तो हैजार्ड्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। जो हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है वो एक प्रिवेंटिव टूल है। ये एक टूल है। प्रिवेंटिव मीन्स जब हम हैजार्ड एनालिसिस करते हैं तो जो हमारा हैजार्ड होता है, आइदर इट में बी द केमिकल हैजार्ड, फिजिकल हैजार्ड या बायोलॉजिकल हैजार्ड, तो उसको जो हमारा हैजार्ड को हमें रेक्टिफाई करना होता है विद इन द प्रोसेस। हम अपनी जो प्रोसेस कर रहे हैं उसी टाइम पे हमारे हैजार्ड्स को रेक्टिफाई करना है। ये नहीं है कि हम अपना प्रोसेस हमारी चलती जा रही है और हमारा जो हैजार्ड्स होते हैं हम उसको प्रोसेस के खत्म होने के बाद करेंगे। जो हमारे हैजार्ड्स होते हैं उसको हमें within the process we have to rectify it। HACCP, इसको हैजर्ड भी बोलते हैं, हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। जो है HACCP है वो एक ग्लोबली
used scientific systematic preventive टूल्स होता है विच प्रिवेंट्स रिटार्ड आइडेंटिफाई द हैजार्ड्स केमिकल फिजिकल और बायोलॉजिकल हैजार्ड्स। जो हमारा HACCP होता है वो हम ग्लोबली यूज करते हैं। जो जितना भी इंडस्ट्रीज होती है, फूड इंडस्ट्री या फिर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है, उसको हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट को फॉलो करना होता है कि जिससे उससे ये पता लग जाए कि जो उसकी इंडस्ट्री में किस टाइप के हैजार्ड्स हो रहे हैं, तो उसका प्रोडक्शन लॉस ना हो या फिर क्वालिटी लॉस ना हो। इसके लिए उसको हैजार्ड को एनालाइज करना पड़ता है। वो एक साइंटिफिक होता है क्योंकि इस पर हमें फैक्ट्स, कोज एंड इफेक्ट का पता लगता है कि हमारा क्या कारण है और जिसकी वजह से हमारा लॉस हो रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं कि हम इसको प्रूव कर सकते हैं। उसको हम एक जनरलाइज कर सकते हैं कि मान लो कोई पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है उसको हम रेक्टिफाई करके हम उसको जनरलाइज कर सकते हैं। ये हमारा साइंटिफिक हो गया। और सिस्टमेटिक क्या होता है कि हम जो हैजार्ड्स होते हैं वो 7 प्रिंसिपल्स होते हैं हैजार्ड HACCP के, और जो 7 प्रिंसिपल्स है वो एक सिस्टमेटिक और एक हायरार्किकल फॉर्म में ही फॉलो होंगे। ठीक है, ये प्रिवेंटिव टूल होता है क्योंकि जब भी हम हैजार्ड को हम पता लगाते हैं कि वो जब हमें हैजार्ड का पता लग जाता तो हम उसको रेक्टिफाई करते हैं। जब हमारी प्रोसेस चल रही होती है तो उसी टाइम हम उसको रेक्टिफाई करते हैं। ये नहीं है कि हम हैजार्ड को हमें पता चल गया और हैजार्ड को हम हमारी प्रोसेस खत्म होने के बाद हम उसको रेक्टिफाई करेंगे, उसका कोई भी यूज नहीं होगा। जिससे हम हमारे जो केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल हैजार्ड्स हैं उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको रिटार्ड कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई करके हमारी प्रोसेस को एक अच्छी क्वालिटी की प्रोसेस बना सकते हैं। ऑलराइट, सो व्हाट आर द यूजेस ऑफ हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट? इट मिनिमाइज लॉस, helps to maintain good quality products. Third one is for the customer satisfaction. To prevent contamination, spoilage, of food products. Right, these are the reasons why do we follow the HACCP. और जो हमारे जो रेगुलेटरी बॉडी होती है, regulatory bodies like
FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। टू फुलफिल रूल्स एंड रेगुलेशंस, इसलिए भी हम हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट को हमारी इंडस्ट्रीज में फॉलो करते हैं। ऑलराइट, सो बेसिकली जो हमारे हैजार्ड्स होते हैं वो कंटामिनेंट्स या कैरियर ऑफ फूड स्पॉइलेज। ऑलराइट, हैजार्ड्स 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज बायोलॉजिकल हैजार्ड्स, these are the hazards which contaminate or spoil the food. It may be fungi, bacteria, virus, yeast, mold, parasites, spores and many more। ठीक है, ये हमारे सारे बायोलॉजिकल हैजार्ड्स होते हैं। बायोलॉजिकल हैजार्ड्स में हमारे जैसे यीस्ट आ गया, फंजाई है, मोल्ड है, वायरस है या स्पोर्स है, जो कि हमारे फूड जो प्रोडक्शन होती है उसमें हमारे फूड प्रोडक्शन के टाइम हमारे जो प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको कंटामिनेट कर देता है या फिर हमारे जो फूड को है स्पॉइल कर देता है, जिसकी वजह से हमारा न्यूट्रिशनल लॉस हो सकता है या फिर क्वालिटी लॉस हो सकता है। ऑलराइट, ये हमारे बायोलॉजिकल हैजार्ड्स हो गए। जिसकी वजह से हमें डिजीज, इलनेस या फिर हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में suffer. So it's all about the biological hazards. Let's move ahead. Physical hazards. These are the hazards जो कि हमारे जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमारे एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से हो सकते हैं, या फिर हमारे जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमारे जो मशीन्स हैं या फिर एक्सटर्नल जो भी कंटामिनेंट्स हैं उनकी वजह से हो सकते हैं। फिजिकल हैजार्ड्स में हमारे आएंगे जैसे स्टोन्स, वुड चिप्स, ग्लास, hairs, dust, metals and many more things। ठीक है, जो फिजिकल हैजार्ड होते हैं वो हमारे स्टोन हो सकते हैं, वुड चिप्स हो सकते हैं, ग्लास हो सकता है, हेयर
So how many of you while eating dal and rice, you have feel that suddenly in your mouth a stones came? जैसे कि आप दाल और चावल खा रहे हैं तो आपने फील किया होगा कि आपके मुंह में कोई ना कोई स्टोन का टुकड़ा आ जाता है। तो वो सारा क्या है, वो एक फिजिकल हैजार्ड होता है। अगर हम उन हैजार्ड्स को एलिमिनेट नहीं करेंगे जिससे हमारी फूड की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो जाएगी या फूड की क्वालिटी स्पॉइल हो जाएगी। ये हमारे हो गए फिजिकल हैजार्ड्स। केमिकल हैजार्ड्स, these are the pesticides, agriculture, residues of chemicals, oil, lubricants, sanitizers, pesticides, and many more. So like in every industry while we are making products, तो हमारे जो वो होते हैं इक्विपमेंट्स होते हैं या फिर हमारी जो मशीनरीज होती है, तो हम उसको टाइम टू टाइम क्लीन करते रहते हैं या फिर टाइम टू टाइम उसको सैनिटाइज करना रहता है। अगर हमने सैनिटाइजर्स है उसकी जो कंसंट्रेशन है उसको हाई कंसंट्रेशन में यूज कर लिया तो हो सकता है कि जो उसका जो फ्लेवर है या फिर उसका जो रेजिड्यूज है वो हमारे मशीनरीज में रह जाते हैं। तो हमें जो हमारे केमिकल्स होते हैं या फिर जो हमें क्लीनिंग करनी होती है उसको अच्छे से करना चाहिए जिसकी वजह से हमारा क्रॉस कंटामिनेशन ना हो सके। अगर केमिकल हैजार्ड्स हो जाएंगे तो जिसकी वजह से हमारे फूड की क्वालिटी स्पॉइल हो जाएगी या फूड की क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी। इट्स ऑल अबाउट द केमिकल हैजार्ड्स। सो सबसे पहले हमने पता लगा लिया कि हैजार्ड्स 3 टाइप के होते हैं, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। दीज आर द 3 नेचर्स ऑफ हैजार्ड्स। सो लेट्स स्टार्ट। जो HACCP होता है वो हमारा प्रिवेंटिव, सिस्टमेटिक और साइंटिफिक प्रोसेस होता है। सबसे पहले जो HACCP होती है उसके 7 प्रिंसिपल्स होते हैं। सो इट्स ए इम्पोर्टेंट टॉपिक एज पर UGC नेट, और इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अनदर फूड रिलेटेड एग्जाम्स सो यू हैव टू गो इट थ्रू वंस। सो द फर्स्ट स्टेप इज कंडक्ट ए हैजार्ड एनालिसिस। तो सबसे पहले हमें क्या है कि हमें हैजार्ड के बारे में पता लगाना पड़ेगा कि विच काइंड ऑफ हैजार्ड, आइदर इट इज केमिकल हैजार्ड, फिजिकल हैजार्ड और या बायोलॉजिकल हैजार्ड। तो आफ्टर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैजार्ड वी विल आइडेंटिफाई द क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। सो क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स क्या होते हैं कि हमारे पॉइंट्स क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स।
let's discuss with the example. Like we are cooking meat. और canning like let's take example of meat. So for the meat हमें एक टाइम टेम्परेचर का पता होना चाहिए कि हमारा जो मीट है वो किस टाइम टेम्परेचर पे कुक हो जाता है. तो जैसे हमारा मीट है वो 74 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स. अगर हम हमारे मीट को 74 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आने के बाद 15 मिनट तक अगर उसको कुक करते हैं तो उसकी जो उसका टेक्सचर होता है, वो जो मीठी फ्लेवर होता है, सब कुछ उसमें आ जाता है. तो हमारा जो मीट है वो कुक हो जाता है. तो उसके लिए हमें क्या है कि हमें क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे. जैसे जैसे हम कैनिंग है, कैनिंग में क्या है कि जो हमारा फूड है उसको हम शुगर, साल्ट या ब्राइन सॉल्यूशन में वो करते हैं, उसको प्रिजर्व करते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो हमारा एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है वो हमारे फूड से बाहर आ जाता है और जो हमारे जो प्रिजर्वेटिव है शुगर और साल्ट वो हमारे फूड को प्रिजर्व कर देते हैं. कैनिंग के लिए जो हमारा ऑर्गेनिज्म होता है, जो इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म होता है, इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म फॉर canning, that is Clostridium botulinum, which cause botulism और foodborne illness in human being. तो जो हमारा इंडिकेटर कैनिंग के लिए जो हमारा इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म होता है वो हमारा क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनियम होता है. तो जब हम कैनिंग करते हैं तो कैनिंग हम 60 to 70 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं. और कैनिंग में एक प्रोसेस होती है एग्जॉस्टिंग. जैसे ये हमारी कैन है, ठीक है. अब हमने इसमें स्टेरलाइज फूड डाल दिया, हमारी कैन भी स्टेरलाइज है. अब नीचे से हम क्या है इस इसमें फायर लगा देते हैं. ये कैन है या हमारा फायर है या फिर वाटर का जो सॉल्यूशन, वाटर का जो वो होता है जिसका टेम्परेचर 60 to 70 डिग्री सेल्सियस होता है, हम उसमें इसको हीट करते हैं. जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी एयर प्रेजेंस होती है इनसाइड द फूड वो हमारी एग्जॉस्ट होकर बाहर आ जाती है. और ये जो हमारा जो क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनियम है ये एनारोबिक कंडीशन में हम इसको पता लगा सकते हैं. अगर हमारी एरोबिक कंडीशन होगी तो हमारा जो ये माइक्रोब्स है ये ग्रो कर जाएगा. जैसे ही हमारी एनारोबिक कंडीशन हो जाएगी तो हमारा ये जो इंडिकेटर ऑर्गेनिजम्स है उसको हम पता लगा लेंगे कि जो हमारा फूड है वो अच्छे से कैन हुआ है या नहीं है. तो हर एक प्रोसेस के लिए अलग अलग एक टाइम टेम्परेचर कॉम्बिनेशन होता है. एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड फॉर द स्टेरिलाइजेशन ऑल्सो वी आर हैविंग 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स and 15 psi is the temperature. So these are the limits. Like for the pasteurization, low temperature, high time, we are having 62.8 60 to 64 degrees Celsius for 30 minutes. So these are the time temperature combinations we have to follow while the production of any food material. So we have to find the critical control points कि area या फिर in the process
where our hazards can occur and we can easily rectify our hazards. This is the second step of the HACCP to identify the critical controls points, CCP identification. This is the second step. So फर्स्ट स्टेप में हमें हैजार्ड्स के बारे में पता चल गया कि हमारा हैजार्ड किस टाइप का है, वो केमिकल हैजार्ड है, फिजिकल हैजार्ड है या फिर बायोलॉजिकल हैजार्ड है। तो उसके बारे में पता लगने के बाद हमने पता लगा लिया कि हमारे जो क्रिटिकल कंट्रोल लिमिट्स हैं वो क्या क्या है, जैसे टाइम, टेम्परेचर, पीएच, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, फिजिकल और बायोलॉजिकल chemical hazards we have to identify. All right, the next steps comes establish critical limits. So for every process, already we have discussed, so for every process there is a limits. Beyond that limits, if we can't follow that the minimum or the maximum limit, so we can't say that we are following HACCP. So हमारे जो minimum और जो maximum limits होती है वो उनको हमें follow करना पड़ता है। ठीक, these are the minimum limits, like हमें पास्चराइजेशन या स्टेरिलाइजेशन के लिए 121 डिग्री सेल्सियस लेना ही पड़ेगा। 121 डिग्री सेल्सियस से कम होगा तो हमारा पास्चराइजेशन स्टेरिलाइजेशन नहीं होगा। 15 मिनट के लिए हमें पास्चराइजेशन करना पड़ेगा और 15 psi पे हमें पास्चराइजेशन करना और स्टेरिलाइजेशन करना पड़ेगा। फॉर पास्चराइजेशन अगर हमारे पास LT-ST है तो हमें 62.8 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स, या फिर हमारे पास UHT है तो हमें अबव 120 डिग्री सेल्सियस हमें अपना प्रोसेस को करना पड़ेगा। तो हर एक प्रोसेस के लिए अलग अलग टाइम टेम्परेचर होता है। लाइक हमने पास्चराइजेशन देखना है कि वेदर हमारा जो पास्चराइजेशन हो गया है या नहीं हो गया, तो उसके लिए भी हमारा अलग से इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म होता है। जैसे हमारा क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम हमारी कैनिंग के लिए होता है, हमारे पास्चराइजेशन के लिए कोक्जेला बोर्नेटाई या फिर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो हमें टीबी कॉज करता है, वो हमारा इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब हमें क्रिटिकल कंट्रोल लिमिट्स का भी पता चल गया कि हमारे जो लिमिट्स हैं कि हमें जो हमारा टाइम टेम्परेचर कॉम्बिनेशन है या फिर मॉइस्चर है उसको कैसे मेंटेन करना है। तो उसके बाद आता है जो हमारी क्रिटिकल कंट्रोल जो पॉइंट्स है उसका मॉनिटरिंग करना। वेदर जब हमारा हैजार्ड्स का पता चल गया है, अब हैजार्ड्स को हमें रेक्टिफाई करना है, तो हमें हैजार्ड्स को रेक्टिफाई करने के लिए उसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी कि किस स्टेप पे हमारा हैजार्ड आ रहा है, कि इसका रीज़न क्या है और इसके लिए कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे रिस्पॉन्सिबल है, जो हमारी प्रोसेस को जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है उसको इफेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें हमारे जो क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स है उसको मॉनिटर करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप आता है करेक्टिव एक्शंस। तो करेक्टिव एक्शंस में हम क्या करते हैं कि जो हमारा जो हमने टाइम टेम्परेचर कॉम्बिनेशन को मेंटेन किया है, मान लो हमारा कैनिंग में हम कैनिंग कर रहे थे और हमारा जो टेम्परेचर 60 से 70 के बीच में हमें रखना था, तो हमें करेक्टिव एक्शंस लेने पड़ेंगे कि अगर हमारा टेम्परेचर यहाँ से मेंटेन नहीं होगा तो हमारी प्रोसेस है वो अच्छे से फॉलो नहीं होगी। इसलिए हमें करेक्टिव एक्शंस लेने पड़ेंगे कि जी हमारा जो हम प्रोसेस कर रहे हैं HACCP की वो हमारी फॉलो हो भी नहीं रही है।
तो इसके लिए हमें करेक्टिव एक्शंस लेने पड़ेंगे। लाइक हमारी जो भी इंडस्ट्रीज होती है उसमें जीएमपी, जीएचपी या फिर जीएलपी फॉलो करनी पड़ती है। इसको बोलते हैं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या फिर प्रैक्टिसेस। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज गुड हाइजीनिक प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट वन इज गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस। अलोंग विद HACCP हमें ये तीन भी फॉलो करने पड़ते हैं। जो हम कोई भी प्रोडक्शन बना रहे हैं तो उसके लिए हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अच्छे से होनी चाहिए। मान लो कि हमारी जो मशीन्स हैं वो साउंड कर रही है या फिर मशीन्स में मतलब ब्रेकेज हो रहा है जिसकी वजह से हमारे जो फिजिकल हैजार्ड्स हैं वो बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए हमें अच्छी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लगानी पड़ेगी कि जिससे हमारा जो लॉस है प्रोडक्शन का लॉस ना हो या फिर क्वालिटी का लॉस नहीं हो। फिर आता है गुड हाइजीनिक प्रैक्टिसेस। जैसे जो हमारा प्लांट एरिया होता है, प्लांट एरिया को हमें वेल मेंटेन करना पड़ता है। जैसे हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है ना, एनवायरमेंटल जो हमारे क्राइटेरिया होते हैं उसको भी फुलफिल करना पड़ता है। लाइक जैसे हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है तो हमें जो हमारा वेस्टेज होता है, जो हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, उसको हम डायरेक्ट अपने रिवर में या जो हमारे विदाउट ट्रीटमेंट हम अपने रिवर में या फिर माउंट उसमें नदियों में नहीं डाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारा सीवेज होता है उसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी ट्रीटमेंट करके, जैसे हमारे लेबोरेटरी से केमिकल्स वगैरह होते हैं या फिर ऑयल होता है, तो अगर हम उसको डायरेक्ट उसमें कर देंगे, डायरेक्ट रिवर में डाल देंगे तो हमारा उससे क्या होगा, वाटर पोल्यूशन हो जाएगा। इसलिए हमारा जो रेजिड्यूज आते हैं, जो भी हमारे प्लांट के जितने भी हमारे वो होते हैं, वेस्ट होते हैं, उसको हमें पहले ट्रीटमेंट करना पड़ता है। दूसरा क्या होता है कि हमें जो हमारा एनवायरनमेंट होता है, जैसे हमारे हम बॉयलर्स चलाते हैं प्लांट में बॉयलर्स चलाते हैं, तो उसके लिए हमें ऐसा मटेरियल यूज़ करना है जो कि लेस एनवायरमेंटल पोल्यूशन करे। जैसे हम कोयल यूज़ करते हैं तो जो कोयल की क्वालिटी होनी चाहिए वो कोयल की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, या फिर जो जो हमारा बॉयलर है, बॉयलर में जो हमारा जो पोल्यूशन हो रहा है या जो उसके के जो रेजिड्यू आ रहे हैं उसको ट्रीटमेंट करके ही हम अपने एनवायरनमेंट में छोड़ दें। तीसरा होता है कि हमारा जो हेल्थ ऑफ कोवर्कर्स, जितने भी हमारे इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं हमारे जो वर्कर हैं, उसकी जो हेल्थ होनी चाहिए अच्छी होनी चाहिए। अगर उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो हम उससे काम नहीं करवा सकते। तो कुछ हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि हमारे ऑडिट के टाइम पे हमें अपना वो डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते हैं कि जो हमारा प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन हमारा अच्छे से प्रोडक्शन हो रहा है, तो हमारा कोई भी जितने लॉस हुए हैं तो उसका भी एक हमें शीट बनानी पड़ती है। तो ऑडिट के टाइम पे हमारे एनवायरमेंटल
जो हम सीवेज ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसका भी रिकॉर्ड होना चाहिए, जो हमारे एनवायरनमेंट है उसका भी रिकॉर्ड होना चाहिए, जो हमारे हेल्थ है बार बार जैसे उसका ट्रीटमेंट करवाया जा रहा है या फिर मतलब अवेयरनेस के लिए उसको हम प्रोग्राम्स चला रहे हैं, ये हमारे सारे इंडस्ट्री को फॉलो करने चाहिए। जैसे हमारे गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस में जो हमारे केमिकल्स होते हैं वो केमिकल्स पे वेल नेम्ड होना चाहिए, या फिर जो हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं इक्विपमेंट्स कैलिब्रेटेड होने चाहिए, जिसकी वजह से हम अपना जो रिकॉर्ड है फर्दर ऑडिटिंग के टाइम शो कर सकें। तो ये हमें हाइजीनिक प्रैक्टिसेस, हमारे जो वर्कर्स हैं उसका हाइजीन को मेंटेन करें, उसको वो जो हमारे लेबोरेटरी में पर्सन है जो काम कर रहे हैं वो एप्रॉन पहने, वो हेड मास्क या फिर जो हमारे नेट होते हैं हेयर मास्क होता है वो पहने। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा सारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, गुड हाइजीनिक प्रैक्टिसेस और गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस। अब हमने जो हमारे करेक्टिव एक्शंस है उसको भी देख लिया। उसके बाद हमारे जो प्रोसेस है उसको वेरीफाई करेंगे कि जो हमारे जो हैजार्ड्स आ रहे थे वेदर वो हमने रेक्टिफाई कर दिए या नहीं कर दिए। अगर हमारे हैजार्ड्स रेक्टिफाई नहीं किए और हमने डॉक्यूमेंट्स में बिना वेरिफिकेशन के अगर रिकॉर्ड्स में चढ़ा दिया है कि हमारे हैजार्ड्स है रेक्टिफाई हो गए, और कल को मान लो कि कोई भी कंपनी पर केस करता है कि हमने मतलब आपकी पर्टिकुलर कंपनी का ये प्रोडक्ट खाया जिसकी वजह से हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गई हैं, मान लो कैंड मीट है, कैंड मीट में जो माइक्रोब्स हैं वो अच्छे से वो रिमूव नहीं हुए हैं, तो हमें सारा उसको वेरीफाई करने के लिए जो हमने प्रोसेस या जो हमने स्टेप्स फॉलो किए हैं उसको वेरीफाई करके एक डॉक्यूमेंट्स बनाना पड़ता है। डॉक्यूमेंट्स बनाने के बाद हम जो हमारी प्रोसेस है उसको रिकॉर्ड को रखेंगे कि जैसे ही हमारा कोई ऑडिटर या फिर कोई हायर अथॉरिटीज़ जैसे रेगुलेटरी बॉडी होती है वो टाइम टू टाइम इंडस्ट्रीज़ में ऑडिट करवाती रहती है, तो उसके लिए हमारे पास एक रिकॉर्ड का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है तो हो सकता है कि जो इंडस्ट्री का में जो ऑडिट हो रही है तो जो ऑडिटर है वो हमारे लाइसेंस को भी रिजेक्ट कर सकता है, हमारे लाइसेंस भी सील हो सकता है। इसलिए हमारे जो हैजार्ड एनालिसिस है उसको वो एक प्रिवेंटिव टूल होता है जिससे हम अपना जो हैजार्ड्स होता है फिजिकल हैजार्ड, केमिकल हैजार्ड या बायोलॉजिकल हैजार्ड उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो क्वालिटी के लॉस होते हैं या जो प्रोडक्शन लॉस होते हैं वो ना हो। ये हमें 7 प्रिंसिपल्स हैं उसको फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले हम हैजार्ड की एनालिसिस करेंगे कि जो हमारा हैजार्ड है वो किस वजह से हो रहा है, वो कहाँ से हमारा हैजार्ड आ रहा है, आइदर इट इज़ केमिकल हैजार्ड, फिजिकल हैजार्ड या फिर बायोलॉजिकल हैजार्ड। उसके बाद हम क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स को सेट करेंगे कि हमारी जो मिनिमम और मैक्सिमम जो पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से बायोलॉजिकल हैजार्ड या फिजिकल हैजार्ड या केमिकल हैजार्ड हो रहा है उसको देखेंगे। नेक्स्ट आता है क्रिटिकल कंट्रोल लिमिट्स, जैसे टाइम, टेम्परेचर, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, उसकी एक मिनिमम और जो मैक्सिमम जो लिमिट्स होती हैं उसको हम सेट करके रखेंगे। अगर हमारी मिनिमम लिमिट भी हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट्स है वो भी हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारे हैजार्ड हैं वो हमने एलिमिनेट कर दिए हैं। इसलिए हमें अपने हैजार्ड्स को एलिमिनेट करने के लिए एक लिमिट सेट करनी पड़ती है। अलग अलग जो इंडस्ट्री होती है, जैसे डेयरी इंडस्ट्री है उसके कुछ अलग अलग लिमिट्स होंगी, पास्चराइजेशन की अलग लिमिट होगी। मीट इंडस्ट्री है, मीट इंडस्ट्री में कैनिंग करते हैं तो कैनिंग के लिए अलग टाइम टेम्परेचर होता है। जैसे हम बियर या फिर बेवरेज इंडस्ट्री होती है तो उसमें हम अपना प्रोडक्ट का पास्चराइजेशन करते हैं तो उसके लिए अलग टाइम टेम्परेचर कॉम्बिनेशन होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट एंड डिपेंडिंग अपॉन द इंडस्ट्री तो जो टाइम टेम्परेचर कॉम्बिनेशन है वो अलग अलग होता है। फिर हम अपना क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स को मॉनिटर करने के बाद हम अपना करेक्टिव एक्शंस लेंगे कि हम अपने जो हमारी जो हैजार्ड्स आ रहे हैं उसको कैसे करेक्ट करें, कौन से फैक्टर्स हैं जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उन फैक्टर्स को हम आइडेंटिफाई करके उसमें जो करेक्टिव मेजर्स हैं उसको फॉलो करेंगे। फिर हम उसको वेरीफाई करेंगे कि हमारा जो हैजार्ड्स है वो हमारा हैजार्ड्स रेक्टिफाई हो गया है या नहीं हो गया। अगर हमारा हैजार्ड्स रेक्टिफाई हो गया तो हम उसका रीज़न लिखेंगे और हमें अपना रिकॉर्ड्स बनाएंगे। फिर रिकॉर्ड्स को बना के हम जब हमारी ऑडिट होती है तो उसको हम दिखाएंगे। ऑलराइट, तो आज हमने 2 टॉपिक डिस्कस किए। फर्स्ट वन इज़
न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, and second is seven principles of HACCP, hazard analysis critical control points. So UGC नेट और जो दूसरे फूड रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं उनके लिए ये दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये जो हमारा सेशन है वो अच्छा लगेगा, और अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता तो आप अपने हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पे हमको भेज सकते हैं। तो आई होप आप अपनी प्रिपरेशन को भी टाइम टू टाइम बूस्ट कर रहे होंगे। इफ़ यू आर लैकिंग इन योर प्रिपरेशन, सो हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूजीसी नेट, हाउ टू क्रैक यूजीसी नेट इन द फर्स्ट एग्जाम, उसके लिए प्लानिंग और जो स्ट्रेटेजी है वो मैंने उसके एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, तो उसका लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसको अच्छे से एक बार फॉलो कर लेना। थैंक यू।